हेलो गर्ल्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यही नर्व फिजियोलॉजी का लास्ट पार्ट जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वैसे आप लोग सबको पता है क्या होते हैं। जब हम कोई भी चीज़ एकदम करते हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं और फटाक से वो एक्टिविटी हो जाती है। नाउ ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। और ये वॉलंटरी जब होती है जो हम जानते हैं, जो हमारी मर्ज़ी होती है, और इनवॉलंटरी जब हमारी मर्ज़ी नहीं होती है या जब हम उसके बारे में कुछ अवेयर ही नहीं रहते हैं। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जब हमारी विल पावर या कॉन्शियसनेस के हिसाब से होती है और हमारा फोर ब्रेन उसके लिए जिम्मेदार रहता है। मतलब our forebrain is responsible for our voluntary activities, या हम कह सकते हैं we are dependent upon our forebrain for voluntary activities. इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो तब होती हैं जब फोरब्रेन का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। सो इन फैक्ट इनवॉलंटरी एक्टिविटी में फोरब्रेन रिक्वायर्ड ही नहीं रहता, और आप आगे जाके देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड ये सारा फंक्शन करता है कंट्रोलिंग का। सो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें या तो हमारा फोर ब्रेन या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। नाउ ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, इस रिफ्लेक्स एक्टिविटी की खोज 1833 में मार्शल हॉल ने की थी। बेस्ट और टेलर के हिसाब से, या अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड टेलर्स, ये एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, एक इनकॉन्शियस हमारे दिमाग में होती हैं, और ये एफरेंट न्यूरॉन एजेस या फिर रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम द्वारा होने वाले प्राइमरी फंक्शन होता है। ये सारी होती हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, और इन्हीं चीज़ों की वजह से वी आर एबल टू डू मैनी एक्टिविटीज़ जो हम पता भी नहीं रहता है कि वो एक्टिविटीज़ कब हो जा रही हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में एक्चुअली लीनियरली प्लेस्ड रिएक्शंस होते हैं, या फिर एक सीरियल एक्टिविटीज़ का एक सिस्टम देखने को मिलता है जो एनवायरनमेंट द्वारा ट्रिगर किया जाता है। इनफैक्ट एनवायरनमेंट एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलस। एनवायरनमेंट एक उद्दीपन या आवेग या स्टिमुलस की तरह काम करता है और किसी भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। रिसेप्टर मतलब जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इस स्टिमुलस से नर्व चार्ज डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम से ये चार्ज मोटर न्यूरॉन द्वारा बाहर की ओर ट्रांसमिट किया जाता है, जो एट द एंड किसी मसल फाइबर या फिर किसी ग्लैंड सेल तक पहुंच जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स एक्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये सभी स्ट्रक्चर्स जिनका नाम लिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं जो नर्वस सिस्टम से आता है। सभी ये जो नर्वस एलिमेंट्स हैं मिल करके रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को संपन्न करने के लिए एक ट्रैक या एक रास्ता बना लेते हैं, और इस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको आप कह सकते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। नाउ व्हाट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क? रिसेप्टर ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स के बीच नर्व सेल्स की एक चेन होती है जो रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। देयर इज़ अ चेन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। ये सारी चेन नर्व सेल्स की बनी रहती है और एक ट्रैक बनाती हैं जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस रिफ्लेक्स आर्क में ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। पहला कंपोनेंट होता है सेंसरी ऑर्गन्स। ये सेंसरी ऑर्गन्स एनिमल बॉडी पर प्रेजेंट रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये एनिमल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स या फिर एनवायरनमेंट से स्टिमुलस पा करके स्टिमुलेट होते हैं। दीज सेंसरी ऑर्गन्स आर एक्चुअली रिसेप्टर्स विच आर स्टिमुलेटेड फ्रॉम या बाय द एनवायरनमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर होता है एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जिसको आप सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं, ये नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं।
इस न्यूरॉन के जो साइटोन या सेल बॉडीज़ ये स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियो में सिचुएटेड होते हैं और इनके एक्सॉन्स ही स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट बनाते हैं। तीसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहा गया है या फिर इनको मैसेंजर न्यूरॉन्स भी कहा गया है। ये स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का काम करते हैं। नॉर्मली ये नंबर में 1 होते हैं, कभी कभी ये नंबर में 2 भी हो सकते हैं। ये नर्व इम्पल्स को सेंसरी से मोटर न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इफरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन। ये इफरेंट या मोटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके एक्सॉन्स कलेक्टिवली इकट्ठा मिल करके मोटर नर्व फाइबर बनाते हैं जो स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रूट से होकर इफेक्टर ऑर्गन्स में पहुंचकर समाप्त हो जाती है। ये सेल्स इंटरन्यूरॉन से नर्व चार्ज को ग्रहण करके या रिसीव करके इन्हें प्रभावी या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो है इफेक्टर ऑर्गन्स। ये वो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन से प्राप्त हुई चार्जेस या इम्पल्सेस के अनुसार रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑर्डिनरली मसल या ग्लैंड सेल्स होते हैं, मतलब या तो मसल अपना एक्शन देगा या ग्लैंड अपनी एक्शन देगी। रिफ्लेक्स आर्क द्वारा प्रोड्यूस्ड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को एक सीरियल ऑर्डर में भी समझा जा सकता है क्योंकि ये पूरा एक ट्रैक है। सीरियल ऑर्डर में अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंग किसी बाहरी या एनवायरनमेंट से स्टिमुलस पा करके एक्टिवेट होते हैं। ये सारे एक्टिवेटेड या हम कहते हैं स्टिमुलाई संवेदी न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं। ये चार्जेस या इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में एंटर करके एक या एक से ज़्यादा इंटैक्ट न्यूरॉन्स में चार्ज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट इंटरन्यूरॉन से ये जो इम्पल्सेस हैं स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट मोटर न्यूरॉन को कम्युनिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये जो चालक या मोटर न्यूरॉन के आवेग इनको इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जो आवेग के प्रति रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरी एक सीरियली एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे सेंसरी मोटर इफेक्टर ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं और साथ में इन्वॉल्व रहते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एक ऑर्डिनरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी में एक मोटर न्यूरॉन एक सेंसरी न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है और इस तरह के पार्टिसिपेशन को हम मोनोसिनैप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्टिविटी में होने वाली जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत सारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्वियस है इस तरह के एक्टिविटी में कनेक्टर न्यूरॉन्स भी स्थापित होते हैं। इस प्रकार की जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी में जहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं हम पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस को अगर हम देखते हैं तो 2 तरह के होते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। ये जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है ये ऑब्वियस है, ये जो बात है कंडीशन, आपने कोई कंडीशन लगा दी किसी एक्टिविटी को होने के लिए तो आप कहेंगे ये कंडीशन रिफ्लेक्स। आपने कंडीशन नहीं लगाई और ऑटोमेटिकली हो रही है तो अनकंडीशनड। अब पहली हम समझते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। इन रिफ्लेक्सेस को सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहा जाता है। ये इनबोर्न होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं और हेरिडिटी के कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं।
इसीलिए ये परमानेंट होते हैं और पूरी लाइफ टाइम में ये देखे जा सकते हैं। इनके द्वारा एक डेफिनेट स्टिमुलस के प्रति एक डेफिनेट रिएक्शन होता है। इनकी रिफ्लेक्स आर्क भी स्टेबल या फिर कांस्टेंट होती है और ये हमेशा होता है। जैसे आप हमेशा अपनी आंखें झपकाते हैं, हमेशा हम खाना गटकते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, या एक घुटने में जो जर्क आता है, ये सारी चीज़ें, ये सब अनकंडीशन है, जिसके पीछे कोई भी आपने कंडीशन नहीं लगाई है। कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमेशा ही हमारा बॉडी करता है, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर ही नहीं रहते। जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारा बॉडी हमेशा करता है, हम अवेयर भी नहीं हो पाते। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जैसे ग्लैंडुलर सिक्रीशन, मतलब अंदर खाना खाते हैं तो ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन करती रहती हैं। हमने तो केवल खाना खाया है, अंदर पेप्सिन, रेनिन, लाइपेस और बहुत सारी जितनी भी आप ग्लैंड्स जाते हैं सभी का सिक्रीशन होता चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है। हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में चलती हैं, जिसके कारण खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये भी कुछ यही एक्टिविटीज़ है। हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज होता है, कभी चौड़ा होता है, कभी पतला हो जाता है, ये भी यही अनकंडीशन रिफ्लेक्स के कारण। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, इन सब के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है, ये सभी अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। नेक्स्ट तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस कंडीशनड होते हैं, और ये जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, क्योंकि आपने कोई कंडीशन इनके साथ लगा दी है, तो ये जन्मजात नहीं होते और ऑब्वियस है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी नहीं होते। इस तरह के रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ किसी स्टिमुलस या फिर किसी लर्निंग की वजह से होते हैं। बार बार लगातार और एक पर्टिकुलर उम्र में कोई चीज़ सिखा देने से इन एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जा सकता है, या लाइफ की किसी स्टेज में एक्टिविटीज़ डेवलप की जा सकती है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ज़रूरत के हिसाब से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो देखे जा सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, जो किसी कुत्ते को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी का स्पेसिमेन बनाया और उन्होंने उसको सलाइवा या लार निकलवाने की कोशिश करी। इस कोशिश में उन्होंने 2 चीज़ों का सहारा लिया, एक घंटी का और एक खाने का मीट इन्होंने दिया था। अब पहले इन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया, लगातार खाना खिलाते रहे। देन नेक्स्ट स्टेप पे उनका जो एक्सपेरिमेंट चला था, उसमें उन्होंने खाना दिया, खाने को देने से पहले उन्होंने एक घंटी की आवाज़ भी बजाई। बार बार ये करने के साथ कुत्ता इस तरह का अभ्यस्त हो गया कि जब भी घंटी बजेगी तो खाना आएगा। लास्ट में उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। उसके नतीजे से ये हुआ कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में से लार निकलने लगी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब खाना आने वाला है। सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट विच शोड कंडीशन रिफ्लेक्स। तो इसका मतलब महज एक घंटी की आवाज़ से हम कोई रिफ्लेक्सेस या कोई एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडीशन रिफ्लेक्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप किसी बच्चे को कोई चीज़ शुरू से सिखा दीजिए तो वो एक आदत बन जाती है और उस आदत के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई म्यूज़िकल एक्टिविटी है, कोई चीज़ बजाना सिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो बिना हमारे जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर्स अवेयर होते हैं, बिना अवेयर हुए हम वो एक्टिविटी कर देते हैं, क्योंकि हमने किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दिया है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप वो एक्टिविटी हम ऑटोमेटिकली कर देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अब लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट न्यूरॉन का एक ग्रुप होता है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऐसा देखा गया है कि ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का एक रीजन या एक सेंटर होता है, और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारे सेंटर्स पाए जाते हैं।
ये सेंटर्स भूख के होते हैं, ये सेंटर्स प्यास के, या फिर स्लीपिंग के, नींद के, या वॉमिटिंग के, या वॉटेवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एक छोटा सा देती हूँ कि एक मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर होता है जिसमें अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एनिमल को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। खाना खाता जाएगा, जब तक ये सेंटर स्टिमुलेटेड रहेगा वो पर्टिकुलर एनिमल खाना खाता जाएगा। फिर अगर ये स्टिमुलेट होना बंद हो जाता है तो खाना खाना वो एनिमल बंद कर देगा। इसी प्रकार केवल ये नहीं है कि वो स्टिमुलेट होना बंद हो जाए, दूसरा सेंटर होता है जो सेटिस्फैक्शन सेंटर होता है कि अब उसकी भूख शांत हो गई है तो दूसरा सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा जो उसको खाना खाने से रोक देगा। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि खाना हम खाते हैं जब हमारे को भूख लगती है, लेकिन हमको भूख कब लगती है? भूख तब भी लगती है जब हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये भी एक कारण है। और भूख तब भी लगती है जब हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं। तो भूख लगने के लिए भी एक या दो कारण होते हैं। जैसे ही ये कारण शांत हो जाते हैं वो भूख लगनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये जितने भी सेंटर्स हैं जो हमारी विल के हिसाब से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, हम इनको रिफ्लेक्स सेंटर्स कहते हैं। और ये जितनी एक्टिविटीज़ इन वजह से होती है हम इनको रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे बॉडी को होम्योस्टैसिस में लाने के लिए, क्योंकि बॉडी जब तक होम्योस्टैसिस में नहीं आएगा वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू बी इन अ फिट फॉर्म विच इज़ एक्चुअली डन बाय आवर ब्रेन एंड आवर मेटाबॉलिज्म ऑल टुगेदर। सो इस तरह से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के लिए एक सेंटर की तरह काम करते हैं। सो विद दिस वी फिनिश विद दिस चैप्टर।